नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं वो जीपीबी 221 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। अपन सीड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं इस बार। सीड टेक्नोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है, फसली किस्मों के अपक्षय के कारण और उनका नियंत्रण, तथा उसके साथ साथ में बीज उत्पादन के दौरान जो आनुवंशिक शुद्धता है उसका नियंत्रण किस प्रकार से रखें उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं कि बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी शुरू करते हैं। अपन क्या करेंगे कि फसली किस्मों की जो अपक्षय हो रहा है, जो फसली किस्मों में जो किस्में जो नई बनाई जा रही है फसली किस्मों की, उनके अंदर जो आनुवंशिक शुद्धता जो कमी आ रही है उसके क्या कारण है और उसको किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ में अपन ये भी पढ़ेंगे कि जो बीज उत्पादन के दौरान जो आनुवंशिक शुद्धता है उसका मेंटेनेंस किस प्रकार से करें, उसको किस प्रकार से अनुरक्षित करें। तो आज अपन शुरू करते हैं। पढ़ेंगे अपन। चैप्टर का नाम है फसली किस्मों। फसली किस्मों में फसली किस्में हैं जो फसली किस्मों के अपक्षय है। फसली किस्मों के अपक्षय के कारण एवं नियंत्रण। पहले ये पढ़ेंगे अपन कि जो फसली किस्में है उनका अपक्षय किस प्रकार से होता है और उसके कारण क्या क्या है और उसका अपक्षय जो नियंत्रण करने किस प्रकार से अपन उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। अपन सर्वप्रथम देखते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है, कि बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य देखें तो आनुवंशिक रूप से शुद्ध एवं अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का उत्पन्न करना है। इसका उद्देश्य क्या है। अगर बात करें अपन सीड टेक्नोलॉजी या बीज उत्पादन का उद्देश्य, बीज उत्पादन का उद्देश्य, बीज उत्पादन का उद्देश्य, अगर अपन बात करें बीज उत्पादन के उद्देश्य की कि क्या उद्देश्य है, उद्देश्य की बात करें तो आनुवंशिक रूप से शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त बीजों को क्या करना है, उत्पन्न करना है। आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली प्योर, आनुवंशिक रूप से शुद्ध, आनुवंशिक रूप से शुद्ध, आनुवंशिक रूप से शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त बीजों को उत्पन्न करना। क्वालिटी होनी चाहिए बीजों के अंदर, गुणवत्ता युक्त क्या करना, बीज उत्पन्न करना। तो ये है अपने बीज उत्पादन का मुख्य उद्देश्य। अब अपन पढ़ते हैं कि किस्म क्या होती है, वैरायटी क्या होती है। व्हाट इज वैरायटी, वैरायटी क्या होती है। तो किस्म पौधों का वह समूह है जिसमें स्पष्ट एवं विभेदित लक्षण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, किस्म कहते हैं। किस्म क्या होती है। बात करें अपन की वैरायटी क्या होती है, किस्म क्या, किस्म या वैरायटी। वैरायटी या किस्म की अगर अपन बात करें कि वैरायटी या किस्म क्या होती है। वैरायटी या किस्म वो होती है कि पौधों का वह समूह जिसमें स्पष्ट एवं विभेदित रूप से क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, विभेदित लक्षण पाए जाते हैं। फसलों का वह समूह, फसलों का वह समूह जिसमें स्पष्ट एवं विभेदित लक्षण पाए जाते हैं। फसलों का वह समूह जिसमें स्पष्ट एवं विभेदित लक्षण पाए जाते हैं क्या कहलाती है, वैरायटी कहलाती है, वैरायटी कहलाती है। स्पष्ट एवं विभेदित कैसे, जैसे अपन बोनी किस्म, गेहूं की बोनी किस्म की बात करें तो जो भी गेहूं की बोनी किस्म होगी उनके तने की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये इसका स्पष्ट एवं विभेदित लक्षण है। क्या हो गया, स्पष्ट एवं विभेदित लक्षण। अपन कोई भी जैसे बोनी किस्म की गेहूं खरीदते हैं या बोनी किस्म की धान के जो बीज है उनको लाते हैं, अगर उनको अपन फसल के रूप में उगाते हैं तो जो अपन सारी फसलें होगी वो फसल का समूह होगा और उसमें एक स्पष्ट लक्षण है क्या, कि ये गेहूं होंगे वो बोने होंगे, यानी कि उसकी हाइट है वो कम होगी। ये स्पष्ट लक्षण हो गया। और ये जब लैंगिक और अलैंगिक जनन करती है तो अपनी गुण, जो अपने गुण है वो क्या करती है, संजो के रखती है, उसको नष्ट नहीं होने रखती है। तो ये जब ये लैंगिक किस्म, जब ये लैंगिक सेक्सुअल या एसेक्सुअल, लैंगिक या अलैंगिक, सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन करते हैं, कोई भी किस्म है, किस्म के कोई भी मतलब फसल की कोई भी किस्म है, जब ये लैंगिक और अलैंगिक गुणन करेगी तो ये अपने जो लक्षण है, जो अपने लक्षण है उनको क्या करती है, बना के रखती है, यानी कि लक्षणों को आगे नष्ट नहीं होने देती है। जब ये लैंगिक या अलैंगिक जनन करते हैं तो अपने लक्षणों को स्पष्ट रखती है, अपने लक्षणों को स्पष्ट बना के रखती है, लक्षणों को स्पष्ट बना के रखती है, बनाए रखती है।
मतलब कि अपने जो भी लक्षण है, किसी किस्म के लक्षण है, जैसे बोनी किस्म के गेहूं लेके आ गए, उनको अपन उगाया, उसमें लैंगिक रिप्रोडक्शन हुआ, लैंगिक जनन हुआ, उससे जो नए बीज हुए उनको अपन संजो के रखते हैं और उसे आगे अपन नई साल में उगाते हैं। तो फिर भी उसमें क्या है कि बोनेपन का जो लक्षण है वो नष्ट नहीं होगा, बोनेपन का लक्षण है वो बनाए के रखते। अब बात करते हैं अपन अपक्षय की किस्मों का। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय की बात करें तो कि बीज उत्पादन के दौरान जब भी किसी फसल के आनुवंशिक सूत्र में जो कमी होती है उसको क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अपक्षय की बात करें, चैप्टर है कि फसली किस्मों के अपक्षय, किस्म हो गई, अपन किस्म समझ लिया, आप समझ रहे कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय, अपक्षय क्या होता है? अगर अपन अपक्षय की बात करें, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेटेरियोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटेरियोरेशन कहते हैं। अपक्षय क्या होता है कि बीज उत्पादन के दौरान जब बीज उत्पन्न करते हैं, अपन नए बीज बनाते हैं गुणवत्ता युक्त, तो उनकी आनुवंशिक शुद्धता में क्या आती है? कमी आती है। उस आनुवंशिक शुद्धता में जो कमी आती है उसको क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। देखते हैं अपन, बीज उत्पादन के दौरान, बीज उत्पादन के दौरान बीज के आनुवंशिक गुणों में, बीज के आनुवंशिक गुणों में होने वाली कमी क्या कहलाती है? अपक्षय कहलाती है। अपक्षय समझ गए? अपन कोई भी फसल उगाते हैं, उससे बीज उत्पन्न करते हैं, जो बीज के उत्पन्न करने पर जो उनके आनुवंशिक लक्षण है उनमें जो कमी आती है उसको क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय के मतलब अपक्षय है जो किन किन कारणों से होता है, अपक्षय के कारण बढ़ते हैं अपन। अगर अपन देखें तो ऐसे बहुत से कारक है जिससे के कारण क्या होता है? बीजों की आनुवंशिक शुद्धता में क्या आती है? कमी आती है। और बीजों की आनुवंशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिकल प्योरिटी में कमी को ही क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अब अपन देखते हैं कि अपक्षय के क्या क्या कारण है, के कारण क्या है। अपन इसको रफ कर देते हैं। इसमें अपन ने क्या पढ़ा है कि बीज उत्पादन का उद्देश्य क्या है? आनुवंशिक रूप से शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पन्न करना ही बीज उत्पादन का क्या उद्देश्य है। और अपन उसके बाद में वैरायटी के बारे में पढ़ा। वैरायटी क्या होती है कि फसलों का वह समूह जिसमें स्पष्ट एवं विविध लक्षण पाए जाते हैं। उसके बाद में अपक्षय पढ़ा। अपक्षय क्या होता है कि अपक्षय वो होता है जो बीज उत्पादन के दौरान उसके आनुवंशिक गुणों में क्या आती है? कमी आती है, उसको क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। अब पढ़ेंगे अपन अपक्षय के कारण। अपक्षय के मुख्य रूप से 6-7 कारण होते हैं। जैसे कि पहला कारण को अपन देखें तो पहला कारण है विकासात्मक विभिन्नताएं। अपक्षय के कारण, अपना हेडिंग है अपक्षय के कारण। अपक्षय के कारण यानी कि कौन कौन से कारण है जिसके कारण क्या होता है? अपक्षय होता है। यानी कि फसलों के आनुवंशिक शुद्धता में क्या जो बीजों के जो आनुवंशिक गुण है, आनुवंशिक गुणों में क्या आती है? कमी आती है। ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है? तो बीज उत्पादन के दौरान ऐसे बहुत से कारक होते हैं जिसके कारण क्या आती है? कमी आती है। तो अपन कारण की बात करें, केसेस ऑफ, जिसको बोलते हैं डिटेरियोरेशन बोलते हैं। अपक्षय के कारण को इंग्लिश में बोलते हैं केसेस ऑफ डिटेरियोरेशन। पहला देखें तो पहला है विकासात्मक विभिन्नताएं। पहला क्या है? विकासात्मक विभिन्नताएं। विकासात्मक विभिन्नताएं, विकासात्मक विभिन्नताएं क्या होती है कि अपन जब बीज उत्पन्न करते हैं तो फसलों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उगाते हैं। जब फसलों को विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों में उगाया जाता है और जब अपन फसलों को विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों में उगाते हैं तो उनके जो वृद्धि है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। पौधों की वृद्धि कम होती है, विकास कम हो पाता है, जैसे बीज क्या है आकार में क्या होता है? छोटे रह जाते हैं। इसलिए फसलों को कहाँ उगाना चाहिए? अनुकूलित वातावरण में उगाना चाहिए। अगर अपन फसलों को अनुकूलित वातावरण में उगाएंगे तो उनके विकास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे बीजों के अपक्षय होने की संभावना क्या रहेगी? कम होगी। विकासात्मक विभिन्नता में अपन को क्या लिखना है कि जब भी अगर अपने एग्जाम में आ जाए कि विकासात्मक विभिन्नता क्या होती है तो लिखना है कि किसी फसल को जब अपन कठिन वातावरणीय परिस्थितियों में उगाते हैं तो क्या होती है? कई पीढ़ी तक अगर अपन उसको उगाते रहते हैं तो उनके वृद्धि स्वभाव में क्या आती है? विभिन्नताएं आती है। और उस वृद्धि स्वभाव में विभिन्नताओं को रोकने के लिए क्या करते हैं? फसल को अनुकूलित वातावरण में उगाना चाहिए। और दूसरा देखें तो दूसरा है मैकेनिकल मिक्सर। अगर अपन दूसरा कारण देखें तो दूसरा है भौतिक मिश्रण। दूसरा कारण क्या है? भौतिक मिश्रण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल मिश्रण, मैकेनिकल मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक मिश्रण या मैकेनिकल मिक्सर। मैं लिख लेता हूं, मैकेनिकल मिक्सर। भौतिक मिश्रण क्या होता है कि जब अपन फसलों को उगाते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो रोगी फसल है, रोगी पौधे हैं, उनके कारण क्या हो जाती है? अगर बीजों में
जो है जो दूसरी किस्म के बीज मिल जाते हैं। जैसे ये रोगी पौधे क्या होते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि किसी किस्म के अंदर उसी फसल के दूसरे किस्म का पौधा उग जाता है तो उसको रोगी बोलते हैं। तो रोगी फसलों के कारण जो है भौतिक मिश्रण हो जाता है बीजों का और उसके आनुवंशिक शुद्धता में क्या आती है, कमी आती है। उसके अलावा जब अपन कहीं बुआई की क्रिया करते हैं तो उसमें सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। सीड ड्रिल के अंदर अपन पहले कहीं दूसरे खेत में बुआई करते हैं तो सीड ड्रिल के अंदर दूसरे बीज पड़े रहते हैं और अपन ऊपर से अपने जो फसल है उसको उगा देते हैं। तो सीड ड्रिल के कारण भी क्या होता है कि बीजों में भौतिक शुद्धता जो है मिल जाती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो थ्रेसिंग फरस है या फिर थ्रेसिंग क्रिया है, उससे में भी भौतिक जो दूसरी किस्म के बीज है वो मिल जाते हैं। तो भौतिक शुद्धता में क्या आती है, कमी आती है। और एक ही बोरी को अगर अपन बार बार उपयोग करते हैं, जैसे कोई एक ही बोरी है अपने पास, बोरियों का जो समूह है उसमें अलग अलग हर साल उसी का प्रयोग किया जाता है तो भी उसे बीजों की आनुवंशिक शुद्धता में क्या आती है, कमी आती है। उस आनुवंशिक शुद्धता को कमी को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, रोगिंग की क्रिया करते हैं मुख्य रूप से। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, न्यू टाइम में पूछ सकता है कि बीजों की आनुवंशिक शुद्धता कमी को रोकने के लिए क्या करते हैं, रोगिंग करते हैं। क्या करते हैं, रोगिंग। और रोगिंग क्या होता है ये मैंने आपको पहले चैप्टर में अपन ने बात इसके ऊपर जो रोगिंग है ऊपर चर्चा कर ली। उसके बाद में अगर अपन तीसरा कारण देखें तो वो है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है कि फसलों के आनुवंशिक जो फसलों के जीन है उनके फसल या किसी भी जीव है, जीव के अंदर जो जीन है, जीन में आनुवंशिक परिवर्तन को जो बहुत स्थायी रूप से स्थिर होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। कि किसी भी जीव के जीन के अंदर आने वाले अचानक और स्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक जो उत्परिवर्तन बोलते हैं। और इसके अंदर उत्परिवर्तन है जो मुख्य नहीं होता है, क्योंकि 6 से 7 पीढ़ी स्वतः उत्परिवर्तन है, स्वतः उत्परिवर्तन होता है। फसलों के अंदर कौन सा उत्परिवर्तन होगा, अपने आप होगा तो कौन सा उत्परिवर्तन होगा, स्वतः उत्परिवर्तन होगा। और स्वतः उत्परिवर्तन की आवृत्ति होती है वो होती है 10⁻⁷। स्वतः उत्परिवर्तन की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻⁷। इसके कारण मतलब कि 6 से 7 पीढ़ी में थोड़ा बहुत उत्परिवर्तन होगा। और 6 से 7 पीढ़ी में जब थोड़ा बहुत उत्परिवर्तन होता है तो उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्परिवर्तन के बाद में चौथा कारक है प्राकृतिक परपरागन। प्राकृतिक परपरागन। अगर अपन बात करें प्राकृतिक परपरागन यानी कि नेचुरल प्रोपगेशन, यहाँ इसको बोलते हैं नेचुरल क्रॉसिंग। नेचुरल क्रॉसिंग। अगर अपन बात करें प्राकृतिक परपरागन की तो क्या होता है कि प्रकृति में जब अपन फसल उगाते हैं तो किसी अपने खेत के पास में किसी अन्य व्यक्ति का खेत है उसमें भी वही फसल उगाई हुई है तो हवा के द्वारा या किसी कीट पतंगों के द्वारा परपरागन की क्रिया होती है, जिससे भी बीज की आनुवंशिक शुद्धता में क्या आती है, बीज की आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है। प्राकृतिक परपरागन के द्वारा लैंगिक जनन को रोकने और प्राकृतिक परपरागन से इसके अपक्षय को रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, पृथक्करण दूरी पे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पृथक्करण दूरी। किसका प्रयोग करेंगे अपन, पृथक्करण दूरी का प्रयोग करेंगे। पृथक्करण दूरी का प्रयोग करेंगे। पृथक्करण दूरी का प्रयोग करने से क्या होगा कि प्राकृतिक परपरागन है उसमें कमी आएगी या प्राकृतिक परपरागन हो नहीं पाएगा, जिससे भी बीजों की आनुवंशिक शुद्धता बनी रहेगी। प्राकृतिक परपरागन के बारे में देखें तो 5वां कारक है आनुवंशिक बहाव। आनुवंशिक बहाव। आनुवंशिक बहाव क्या होता है कि किसी फसल के बीज उत्पन्न के दौरान बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं। किसी फसल की अपन बुआई करते हैं तो उससे बहुत सारे बीज उत्पन्न होते हैं। जो बहुत सारे बीज होते हैं उनमें से अपन कुछ बीज को है जो अगली साल की बुआई के लिए, अगले वर्ष की बुआई के लिए बीजों को रख लेते हैं। और जो अगले वर्ष की बुआई के लिए जो बीजों को रखते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं, आनुवंशिक बहाव बोलते हैं। इस साल मान लो अपन नए बीज लेके आए गए, पंजीकृत या प्रमाणित बीज लेके आ गए, अपन प्रमाणित बीज लेके आ गए और उसकी बुआई की, उससे अपन की जो फसल उत्पन्न हुई उसमें बहुत सारे बीज उत्पन्न हुए। और उन बीजों में से कुछ बीज को जो अपने अगले साल, अगले वर्ष के, अगली फसल के उगाने के लिए रख लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिक बहाव बोलते हैं। अगले वर्ष के लिए जो बीजों को रखा जाता है उसको आनुवंशिक बहाव बोलते हैं। आनुवंशिक बहाव के कारण विभिन्न प्रकार की उसमें रोगी फसल मिल जाती है, जिससे भी क्या होते हैं, बीजों की जो आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है, बीजों के जो होता है किस्मों का क्या होता है, अपक्षय का एक मुख्य कारण। उसके बाद में रोग का चयनित प्रभाव। रोग का चयनित प्रभाव। रोग का चयनित प्रभाव।
रोग का चयनित प्रभाव क्या होता है, जैसे किसी फसल में पर्णीय रोग हो गया, कौन सा रोग हो गया, पर्णीय रोग हो गया, लीफ कर्ल वगैरह हो गया, पर्णीय रोग हो गया। पर्णीय रोग होने से क्या होगा, फसल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होगी, कम होगी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम होगी तो पौधे में कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो सप्लाई है, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई, वो भी क्या होगी, कम होगी। पौधों में पर्णीय रोग रोग हो जाता है, पत्ती रोग हो जाता है तो पत्ती नष्ट हो जाती है। जैसे क्या होगी, ये जो प्रकाश संश्लेषण कारक होते हैं उनमें क्या है, वो रोगग्रस्त हो जाएंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होने से कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई है वो कम होगी, और अगर कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई कम होगी तो बीज आकार प्रभावित होगा, बीज का आकार क्या होगा, प्रभावित। और बीज का आकार प्रभावित होने से बीज का आकार क्या होगा, छोटा रह जाएगा। बीज का आकार छोटा रहने से भी उसकी आनुवंशिक शुद्धता में कमी आएगी, और वो क्या हो गया, एक अपक्षय का क्या हो गया, रोग का चयनित प्रभाव भी अपक्षय के कारण हो गया। उसके बाद में बीज तथा मृदा जनित रोग, बीज तथा मृदा जनित रोग, मृदा जनित रोग। अपन किसी क्षेत्र में क्या है कि फसल को उगाती है, फसल को उगाते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर या उस मृदा के अंदर पहले से कोई फसल का रोग कारक है, तो वो फसल को उगाने पर फसल में क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न कर देगा। उसके कारण भी आनुवंशिक शुद्धता में कमी आएगी। जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, जवार का अर्कट रोग है, उसके बाद में बाजरा का स्मट है, और जो गेहूं के अंदर बंट होता है उससे भी बीज की क्वालिटी और बीज की गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं जो अपक्षय का है जो कारण होता है, आनुवंशिक शुद्धता में कमी करने का कारण होता है। उसके बाद में है कि अनुचित बीज प्रमाणीकरण, अनुचित बीज प्रमाणीकरण, 8वां कारक है अनुचित बीज प्रमाणीकरण, अनुचित बीज प्रमाणीकरण। अनुचित बीज प्रमाणीकरण का मतलब क्या हो गया, अपन ने ये पीछे 7 कारक पढ़े हैं नहीं, 7 कारक। अनुचित बीज प्रमाणीकरण से बीज की आनुवंशिक शुद्धता कब खराब होगी, जब इन 7 कारणों में से जो बीज प्रमाणीकरण संस्था है वो किसी कारण को इग्नोर कर देगी या उसके ऊपर चर्चा नहीं करेगी। ये प्रत्यक्ष कारण तो 7 ही है बीज की आनुवंशिक शुद्धता में कमी करने के, या अपक्षय के 7 कारण ही है। उसके अलावा जो है, जो ये 6-7 कारक है वो प्रभावित करते हैं। लेकिन जब ये अनुचित बीज प्रमाणीकरण संस्था है नहीं, बीज प्रमाणीकरण संस्था इनमें से किसी कार्य को इग्नोर कर देती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो वो इसके जैसे उत्परिवर्तन हुआ है उसमें और उसने बीज को प्रमाणित कर दिया तो भी उससे क्या होगी, बीज की आनुवंशिक शुद्धता में कमी होगी। या फिर फसल है जो रोग ग्रसित बीज से फसल उत्पन्न की गई थी, रोग ग्रसित फसल से बीज का उत्पादन किया गया था और उसको फिर भी उन्होंने जो प्रमाणीकृत कर दिया है तो भी उससे क्या होगा, कम रहेगी। तो ये था बीज की किस्मों के अपक्षय के कारण। अब अपन पढ़ेंगे आगे आनुवंशिक शुद्धता को किस प्रकार से मेंटेनेंस करते हैं। इसके अगर कारण देखें वापस, तो पहला था क्रियात्मक विभिन्नता के कारण था। पहला कारण कौन सा था, विकासात्मक विभिन्नता। दूसरा कारण कौन सा था, भौतिक मिश्रण या मैकेनिकल मिक्सर, विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के द्वारा बीज में क्या हो जाती है, जो दूसरे बीज आके मिल जाते हैं, या थ्रेसिंग करते हैं अपन, थ्रेसिंग करते वक्त फरस होता है, जो फरस पर किसी दूसरी फसल के बीज निकाले गए थे वो भी बीज वहां पर है, तो उससे भी भौतिक शुद्धता है, जो बीज की आनुवंशिक शुद्धता है उसमें कमी आएगी। और विभिन्न प्रकार के रोगी पौधे हैं उससे भी कमी आएगी। उसके बाद में कौन सा था, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है, वैसे सात उत्परिवर्तन जिम्मेदार नहीं होता, बहुत ही कम जिम्मेदार होता है, क्योंकि 6 से 7 पीढ़ी लग जाती है इसमें। इसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 10 की घात -7। उसके बाद में चौथा कारक था प्राकृतिक परपरागण। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उचित पृथक्करण दूरी का प्रयोग करते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस, उचित आइसोलेशन डिस्टेंस होना जरूरी है। उसके बाद में था आनुवंशिक भाव। आनुवंशिक भाव क्या होता है कि किसी फसल से अधिक मात्रा में जब बीज उत्पन्न होते हैं उनमें से कुछ बीजों को अगली फसल को बुआई करने के लिए रख देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिक भाव बोलते हैं। फिर था रोग का चयनित प्रभाव। जैसे पर्णीय रोग हो जाता है तो उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होने के कारण उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का सप्लाई है वो कम होती है, तो बीजों का आकार में क्या होती, कमी होती है। ये भी कहीं कहीं कारण था। फिर बीज तथा मृदा जनित रोग भी कहीं कहीं कारण था। ये थे फसलों के अपक्षय के कारण, और उसका नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि जो बीज उत्पादन के दौरान आनुवंशिक शुद्धता का किस प्रकार से अनुरक्षण करते हैं। अगली हेडिंग क्या है हमने, बीज उत्पादन के दौरान, उत्पादन के दौरान आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता।
का अनुरक्षण। अनुरक्षण यानी कि अपन बीज उत्पन्न करते हैं उस समय अपन ने जो आनुवंशिक होता है उसको किस प्रकार से बना के रखते हैं, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिंग ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, मेंटेनेंस 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 ऑफ जेनेटिक्स प्योरिटी। जीपी का मतलब होता है जेनेटिक्स प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। बीज उत्पन्न के दौरान आनुवंशिक शुद्धता को किस प्रकार से बनाए रखते हैं, उसमें किस प्रकार से आनुवंशिक शुद्धता में जो कमी आती है उसको रोकते हैं, तो उसका अपन अभी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले कारण, अब उसके कारण देखें तो पहला कारण है बीज स्रोतों का नियंत्रण। पहला कारण क्या है, उसके कारण कौन कौन से है, तो पहला कारण है बीज स्रोतों का नियंत्रण। बीज स्रोतों का नियंत्रण, स्रोतों का नियंत्रण। कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स यानी कि बीज स्रोतों का नियंत्रण। बीज स्रोतों का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, कि स्वीकृत स्रोतों से ही बीज वर्ग का चयन करना चाहिए अपन को। इसमें क्या करते हैं कि अपन को स्वीकृत स्रोत है यानी स्वीकृत स्रोतों से ही क्या करना चाहिए, बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। अपन को हमेशा बीज वहीं से लेने चाहिए जो क्या हो, स्वीकृत हो, जो सरकार द्वारा क्या करती है, जिसमें सरकारी स्वीकृति दी गई हो, वहीं से अपन को बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। बीज वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो बीज वर्ग है जो 4 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार, AOSCA के अनुसार। AOSCA ये एक संस्थान है, इसके अनुसार बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, बीज वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार, AOSCA एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। इसका पूरा नाम देखें अपन, AOSCA का पूरा नाम देखें तो एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। सीड सर्टिफिकेट की क्या है, ऑफिशियल एजेंसी है, ये ध्यान रखना है। इसके अनुसार बीज के वर्ग कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से बीज, पहला बीज है वो है केंद्रक बीज जिसको न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। दूसरा बीज है वो है प्रजनक बीज। पहला है जो केंद्रक बीज या नाभिकीय बीज जिसको न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। दूसरा है वो है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। और जो तीसरा है वो आधार बीज, फाउंडेशन सीड। और चौथा है वो है परमानेंट बीज। तो पहला कौन सा है, नाभिकीय बीज। पहला बीज कौन सा है, नाभिकीय बीज, नाभिकीय या आधारीय, नाभिकीय या आधारीय बीज। न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। ये है जो बीज उत्पादन का जो प्राथमिक बीज होता है, जो पहला बीज होता है वो कौन सा होता है, नाभिकीय बीज होता है। नाभिकीय बीज के बाद में दूसरा बीज कौन सा होता है, प्रजनक बीज। दूसरा बीज होता है वो होता है प्रजनक बीज, प्रजनक बीज जिसको बोलते हैं ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड होता है, इसका उत्पादन किससे होता है, नाभिकीय बीज से होता है। उत्पादन किससे होता है, ब्रीडर सीड का उत्पादन होता है वो नाभिकीय बीज से होता है। नाभिकीय बीज को केंद्रक बीज भी बोलते हैं, ध्यान रखना। नाभिकीय बीज को क्या बोलते हैं, आधारीय नहीं, केंद्रक बीज बोलते हैं, सॉरी केंद्रक बीज बोलते हैं। नाभिकीय बीज को केंद्रक बीज बोला जाता है। जो बीज उत्पादन का प्राथमिक होता है, सर्वप्रथम ये उत्पन्न होता है। 2 नंबर होता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज जो उत्पादन है वो नाभिकीय या केंद्रक बीज होता है। जो तीसरा होता है वो होता है आधार बीज। कौन सा होता है, आधार बीज, फाउंडेशन सीड। आधार बीज, आधार बीज को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन, FOUNDATION, फाउंडेशन सीड। और फाउंडेशन सीड का उत्पादन है वो किससे होता है, प्रजनक बीज से होता है। फाउंडेशन सीड का उत्पादन किससे होता है, प्रजनक बीज से होता है, प्रजनक बीज। और अगर फाउंडेशन बीज के बाद में चौथा बीज देखे तो होता है परमानेंट बीज, यानी कि सर्टिफाइड बीज। चौथा बीज कौन सा होता है, परमानेंट बीज, परमानेंट बीज, सर्टिफाइड सीड। चौथा कौन सा होता है, परमानेंट बीज होता है, सर्टिफाइड सीड होता है। ठीक है, ठीक है।
सर्टिफाइड सीड। और सर्टिफाइड सीड का जो उत्पन्न होता है वो होता है आधार बीज से। उत्पादन कैसे होता है? आधार बीज से। जो बीज उत्पादन के दौरान आनुवंशिक शुद्धता का अनुरक्षण के जो कारण है उसमें पहला कारण कौन सा था कि बीज स्रोतों का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स। तो स्वीकृत स्रोतों से ही अपन को बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। बीज वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? बीज वर्ग 4 प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? AOSCA के अनुसार, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के अनुसार बीज वर्ग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है नाभिकीय या केंद्रक बीज जिसको न्यूक्लियस सीड बोलते हैं। दूसरा होता है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। ये हमेशा प्रजनककर्ता के पास में होते हैं। जो बीज प्रजनक होता है उसके पास में रहते हैं और उसका उत्पादन होता है वो नाभिकीय बीज से होता है। तीसरा होता है आधारी या फाउंडेशन बीज, इसका उत्पादन होता है वो प्रजनक बीज से होता है। और जो चौथा बीज होता है वो प्रमाणित बीज होता है, इसका उत्पादन किस होता है? आधारी बीज होता है। अब अगर अपन दूसरे कारण को देखें तो दूसरा कारण है पृथक्करण या आइसोलेशन दूरी। कौन सा है? पृथक्करण या आइसोलेशन। इसका दूसरा कारण, ये तो हो गया बीज, इसका है दूसरा कारण। दूसरा कारण कौन सा है? पृथक्करण, पृथक्करण या आइसोलेशन। मैं अपन ने जब पीछे पढ़ा था जो फसली किस्मों का जो हानि है उसको रोकने के लिए उसमें जो बीज उत्पादन के आनुवंशिक जो शुद्धता है उसको जो रोक उसके जो कम करने के कारण थे उसमें से अपन ने एक भौतिक कारण पढ़ा था। भौतिक कारण को रोकने का कारण बताया था मैंने, पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन। और जो अपक्ष था उसको रोकने का भौतिक कारण कौन सा था? उसके कारणों में एक कारण था भौतिक मिश्रण या फिजिकल मिक्स, जो मिक्सचर था, मैकेनिकल मिक्सचर था, उसमें मैंने लिखवाया था पृथक्करण दूरी। तो पृथक्करण दूरी वही होती है। इसमें क्या करते हैं कि पृथक्करण दूरी से क्या होता है कि अपन जब पृथक्करण दूरी पर खेत को बीजों को लगाती है तो उसमें क्या होता है? पर परागण की क्रिया नहीं हो पाती। उसके अलावा अपन किसी दूसरे खेत में बुआई की क्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर थ्रेसिंग की क्रिया करते हैं, तो उसके जो भौतिक पार्ट है वो बीज में आकर बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता को नहीं नष्ट करेगा। उसके बाद में अपन है जो विभिन्न प्रकार के जो दूसरे खेतों में रोग जनित, मृदा जनित रोग है या बीज जनित रोग है उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद में बीज में रोगिंग की क्रिया करना। क्या करना? बीज में रोगिंग, बीज उत्पादन के दौरान रोगिंग की क्रिया करना, तीसरा कारण। अगर अपन तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है रोगिंग की क्रिया करना, रोगिंग करना। रोगिंग करने से भी क्या होगी? बीज की आनुवंशिक शुद्धता है, बीज उत्पादन के दौरान जो आनुवंशिक शुद्धता है वो नष्ट नहीं होगी। उसके बाद में बीज का प्रमाणीकरण। उसके बाद में क्या है? बीज का प्रमाणीकरण। चौथा है बीज का प्रमाणीकरण, बीज का प्रमाणीकरण। बीज का प्रमाणीकरण है जो सीड सर्टिफिकेशन है वो भी मतलब एक स्वीकृत एजेंसी से करवाते हैं। तो उसे हमेशा प्रमाणीकृत बीजों का अपन उपयोग करेंगे तो आनुवंशिक शुद्धता है जो मेंटेनेंस रहेगी, आनुवंशिक शुद्धता कम नहीं होगी। उसके बाद में ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट है जो संकर बीज उत्पादन के लिए क्या है? अनिवार्य है। पांचवा कारण कौन सा है? ग्रो आउट टेस्ट, ग्रो आउट टेस्ट। तो ये था आज की अपनी क्लास। इस क्लास में क्या था कि फसली किस्मों के अपक्ष के कारण क्या है और उनके नियंत्रण ये पढ़ लिए अपन ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि बीज उत्पादन के दौरान जो आनुवंशिक शुद्धता है उसको किस प्रकार से मेंटेनेंस करें या अनुरक्षित करें जिससे आनुवंशिक शुद्धता में कमी नहीं आए। तो ये आज की अपनी क्लास थी। इससे अगली क्लास अगले दिन होगी। तो आज की क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए अपने जो चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है सरस्वती एजुकेशनल ग्रुप, उसकी मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहीं से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से जो PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंतिम समय तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।